So good afternoon everyone. My name is Dr. Jasmine Walia and today we are taking this session on how to maximize your score in science. So science आप में से बहुत लोगों के लिए एक dreadful subject होगा कि साइंस मुझे समझ नहीं आती है या साइंस मेरे मार्क्स नहीं आ पाते हैं. तो हम देखेंगे आज कि हम साइंस को कैसे बेटर हैंडल कर सकते हैं और कैसे एक बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस सब्जेक्ट है ये, बिकॉज दिस इज अ सब्जेक्ट वेयर यू कैन वेरी इजीली स्कोर फुल मार्क्स. ठीक है, आपने सही बात की तो आपके नंबर उसमें पूरे आएंगे. इसमें कुछ मार्क्स कटने का स्कोप, ऑब्वियसली मार्क्स कटने का स्कोप हर जगह होता है, राइट. मैथ्स में भी मार्क्स कटेंगे अगर आप गलत क्वेश्चन करोगे, बट साइंस इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट, अगर आपको समझ आ गया तो आप वो डिलीवर कर पाओगे. और आजकल हम देख भी रहे हैं बहुत सारे बच्चों के पूरे मार्क्स भी आते हैं. सो यू हैव 80 मार्क्स थ्योरी पेपर एंड अ लॉट ऑफ पीपल गेट फुल मार्क्स इन दैट 80 आउट ऑफ 80. सो वो हमारा टारगेट है जो हमने सोच के बैठना है कि हाँ, वी आर एमिंग फॉर दैट टॉप score, we are aiming for 80 marks, we are aiming for 100% marks in science. ठीक है, मैं आपसे बात करने वाली हूँ बायोलॉजी की. ठीक है, so I am going to be talking about maximizing your score in biology. इसके बाद इसी सेशन में I'll have two of my colleagues also joining it. तो आपको फिजिक्स के बारे में अलग से बताया जाएगा, केमिस्ट्री के बारे में अलग से बताया जाएगा और हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी के साथ. ठीक है, तो बायो आप पढ़ चुके हो, साइंस के मोस्टली आपने टॉपिक्स कवर किए होंगे, डेट शीट आपकी आ चुकी है. ठीक है, तो जो हमारा साइंस का पेपर है वो तो अब डिक्लेयर हो चुका है कि 15 मई 2021 को एग्जाम होगा. हर सब्जेक्ट का एक कोड रहता है सीबीएसई में. सो द कोड ऑफ द साइंस थ्योरी पेपर इज 086 एंड दिस इज द 80 मार्क पेपर. तो 80 मार्क्स आपको उस पेपर में बैठकर वहां पे थ्योरी में मिलने वाले हैं एंड 20 मार्क्स इज गोइंग टू बी योर इंटरनल असेसमेंट. तो हमारा आज फोकस डिस्कशन का होगा ये 80 मार्क्स. ठीक है, कि हाउ टू मैक्सिमाइज योर एफर्ट, हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ दीज 80 मार्क्स. 3 घंटे का ये पेपर होता है. तो आई विल रियली एम्फसाइज ऑन दिस फैक्ट कि जो भी आपकी तैयारी होनी चाहिए वो इस टारगेट के साथ होनी चाहिए कि 10:30 to 1:30 PM पे मुझे 3 घंटे बैठ के वो पेपर लिखना है और वो 3 घंटे बैठने की और उसमें मैक्सिमम डिलीवर करने की, ये एक हमें तैयारी करनी है. एंड इट विल नॉट इंस्टेंटेनियसली बी कि 15 मई पे आप बैठेंगे और कुछ हेवनली एनलाइटनमेंट होगा और आसमान में बिजली चमकेगी और अचानक से आप लिखना शुरू कर दोगे या सब कुछ सही हो जाएगा. ऐसा तो नहीं होगा. ठीक है, आज जो है, ठीक है, अब फरवरी से आपको स्पीड अप करके, आपको सब कंसोलिडेट करके, यू हैव टू एम टू prepare yourself to handle everything that is put by CBSE on 15th May, right? I'm going to tell you some very finer things about the exam जो आपको help करेगी बायो की, क्योंकि मुझे बात करनी है. So this is a rough estimate of how the division of the biology portion is done. ठीक है, based on previous years and based on a sample paper. So I'm hoping you have some idea कि CBSE एक सैम्पल पेपर रिलीज करता है सब सब्जेक्ट्स के लिए. यूजुअली ऐसा देखा गया कि जो पेपर होता है वो कई बार इजी ही होता है सैम्पल पेपर से, पर सैम्पल पेपर इज अ वेरी इफेक्टिव डिवाइस टू गिव अस एन आइडिया कि व्हाट दे आर प्लानिंग. ठीक है, पेपर में क्या करने वाले हैं उसका एक असेसमेंट, उसका एक फील लेने के लिए आपको दिया जाता है सैम्पल पेपर एंड यू आर सपोज टू गो थ्रू इट, सॉल्व इट. What I have done is I looked into that portion. तो उसमें 2 यूनिट्स हैं हमारे बायोलॉजी के. ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ बायो की बात कर रही हूँ. तो 2 यूनिट्स हैं, एक है द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, पहला जो यूनिट है हमारा, और दूसरा है नेचुरल रिसोर्सेज. आई विल टेल यू द स्पेसिफिक चैप्टर नंबर्स ऑल्सो फ्रॉम ईच ऑफ दीज सेक्शंस. तो जो वर्ल्ड ऑफ द लिविंग है वो हमें दे रहा है 23 मार्क्स का पोर्शन, राइट. और नेचुरल रिसोर्सेज जो दूसरा यूनिट है दैट इज फॉर 5 मार्क्स. सो दैट मेक्स 28 मार्क्स इन टोटल आउट ऑफ 80, 28 मार्क्स फॉर बायोलॉजी. ठीक है, तो
इस सेक्शन में आगे फर्दर क्या है वो भी हम बात कर लेते हैं कि इन 28 मार्क्स के लिए क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। आप पढ़ चुके हैं मोस्टली ये चीज़ें, बट लेट्स सी। तो द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग जो एक यूनिट है उसमें हमारा आ रहा है लाइफ प्रोसेसेस। सो लाइफ प्रोसेसेस में सबसे पहले इट्स बीन डिस्कस दैट व्हाट एग्जैक्टली इज अ लिविंग बीइंग। देन यू हैव बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। किस चीज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, अब ये सब चीजें हैं ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, न्यूट्रिशन 6 से आपको पढ़ा रहे हैं, रेस्पिरेशन क्या है पढ़ा रहे हैं, बट अगेन जैसे जैसे आपकी क्लास बड़ी होती है दीज पोर्शंस आल्सो बिकम एडवांस्ड। एंड एक तो कंटेंट एडवांस होगा, दूसरा लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी जो है वेरी होगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट यूनिट हो गया। इसमें एक दो पोर्शंस और हैं, एक तो ये लाइफ प्रोसेसेस का चैप्टर हो गया, एक हो गया रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इन प्लांट्स, और दोनों तरह की रिप्रोडक्शन आप इसमें कवर करोगे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इस पोर्शन पे बहुत ज्यादा स्कोप रहता है शॉर्ट क्वेश्चन बनाने का। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स, चाइल्ड बेयरिंग एंड विमेन्स हेल्थ। ठीक है, तो MCQ टाइप जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, वो इस चैप्टर में से जो है इजीली आ सकते हैं। और जो हमारा लास्ट पोर्शन है द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग में ही, दैट इज हेरिडिटी। नाउ पहले, अब इस बार CBSE ने कुछ चैप्टर्स डिलीट भी किए हैं, कुछ पोर्शंस रिमूव भी किए हैं एज कंपेयर टू लास्ट टाइम। तो चैप्टर जो आपकी किताब में है वो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, बट एवोल्यूशन दे हैव डिलीटेड। सो द ओनली पोर्शन इन योर सिलेबस दिस टाइम इज हेरिडिटी, जिसमें आप जेनेटिक्स के कुछ फंडामेंटल्स पढ़ोगे। नाउ दिस इज समथिंग विच इज न्यू। ठीक है, 9th में थोड़ा बहुत आपने इसके बारे में पढ़ा है, बट मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स विच यू गेट हियर दीज आर वेरी न्यू फॉर यू। तो इनके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा एडिशनली कि ये समझ आए, क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चन आएगा इसमें से एंड यू नीड टू हैव very very absolute clarity on these ideas which I understand would be new for you. So you have Mendel's contribution, then you have laws of inheritance of traits. ठीक है, इसमें एक जो हमारा गार्डन पी का एक्सपेरिमेंट है, बेसिकली उसके बेसिस पे काफी लॉज डिराइव होते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आने चाहिए, तभी आप जो है क्वेश्चंस इसके हैंडल करोगे। फिर सेक्स डिटर्मिनेशन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके ऊपर सैंपल पेपर में भी एक क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है इस पोर्शन पे। जो हमारा बायोलॉजी का पोर्शन होता है उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन होता ही होता है 5 मार्क्स का। तो आई फील ये चैप्टर एक बहुत अच्छा प्रेमाइस है वो उस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, उस लॉन्ग क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, तो सिलेबस हमारा कम है। पहले हमारे जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े ज्यादा थे, जैसे मैंने आपको बताया एवोल्यूशन अब नहीं है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक चैप्टर था वो भी नहीं है। एंड सो द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग के बाद ये जो सेकेंड यूनिट है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें हमारा टॉपिक है आर एनवायरमेंट। ओके, और आर एनवायरमेंट में जनरल कॉन्सेप्ट्स है ecosystem, environmental problems, ozone depletion, waste production and their solutions, biodegradable and non-biodegradable substances. Now in terms of your understanding or in terms of concept, जैसे मैंने आपको बताया कि hereditary वाला portion जो है that is difficult in terms of concepts, ये उसके सामने बहुत आसान है। ठीक है, और ये एक चैप्टर है और इसमें से 5 नंबर पक्के, इसको आपको याद करने में या समझने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। राइट, ये सिंपल है। आउट ऑफ ऑल दीज पोर्शन दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ दीज चैप्टर्स एंड यू नो फॉर श्योर कि 5 नंबर इसमें से पूरे बनने ही बनने। ठीक है, तो ये चैप्टर में आपको फूड चेन का कॉन्सेप्ट आएगा या कुछ और बेसिक चीजें आएंगी, जैसे कि पोल्यूशन की बात की, आपको पता है पोल्यूशन के बारे में, तो यू विल फाइंड दिस टू बी अ लिटिल ईजियर। राइट, तो इस पे थोड़ी सी रिलेटिवली मेहनत आपकी कम लग सकती है बाकियों के कंपैरिजन में। ठीक है, बट एडवांटेज अगेन इसका ये है कि इसके अकेले के ही हमें पता है फॉर श्योर नंबर हैं 5।
ठीक है, ये चैप्टर्स भी मैंने मेंशन कर दिए, अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक से के रेफरेंस में ये देखना चाहते हो तो वी हैव लाइफ प्रोसेसेस, दैट्स चैप्टर नंबर 6. देन वी हैव चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. ठीक है, जो सेकेंड पोर्शन मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन वाला. देन चैप्टर नंबर 9, heredity and evolution. In that now we have to cover only heredity. Okay, evolution is no longer a part of for the purpose of the exam. And then chapter 15, our environment. ठीक है, जो natural resources वाला portion है, our environment. So सिर्फ 4 chapter है. ठीक है, you have 28 marks and you have just these 4 chapters to cover. Right? तो काम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है. अगर आप समझ के करोगे, अगर आप प्लान करके करोगे, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, सो इट्स द गुड थिंग हियर इज देयर आर ओनली 4 चैप्टर्स इन बायोलॉजी व्हिच यू हैव टू कवर. उसमें से भी इन दोनों चैप्टर्स का पोर्शन बहुत कम है. फर्स्ट चैप्टर जो है वो थोड़ा सा लंबा होगा, राइट. सेकेंड चैप्टर ऑल्सो लॉट ऑफ आइडियाज वुड बी देयर, बट ये दोनों चैप्टर्स तो हेरिडिटी डेफिनेटली दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ज्यादा है. पर एनवायरमेंट अगेन सिंपल चैप्टर है. सो आई थिंक कंफर्टेबली अगर आप चाहोगे तो ये मैनेज हो जाएगा. मैं इंडिविजुअल चैप्टर्स में से भी एक बार आपको वेटेज का आइडिया दे देती हूँ. अगेन सी ये वेटेज जो है ये अप्रोक्सीमेशन होता है, दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट थिंग, राइट. दिस इज अ रफ अप्रोक्सीमेशन विच आई हैव ड्रॉन फॉर यू, कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि भाई कैसा है. तो लाइफ प्रोसेसेस जो है वो मेजॉरिटी पोर्शन लेगा, क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर है, तो दैट्स गोइंग टू हैव द मैक्सिमम वेटेज. तो ये जो आपके 28 मार्क्स हैं उनके बेसिस पे मैंने इनका परसेंटेज डिराइव किया है. सो लाइफ प्रोसेसेस विल बी 33%. ओके, देन यू हैव रिप्रोडक्शन, दिस वुड बी समवेयर अराउंड 23 point something %, right. Then we have hereditary, this will be a little less than 19% के around. And then we have environment section again, जो कि 23%, 24% अराउंड जो है हमारा वेटेज लेगा. ठीक है, तो जो चैप्टर्स हैं हमारे 4, उनका आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हाँ इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है, या इसमें से बहुत क्वेश्चंस आएंगे. जैसे लाइफ प्रोसेसेस है, बड़ा चैप्टर है, तो भी आपको मतलब परेशान नहीं हो जाना कि यार ये चैप्टर खत्म ही नहीं होता. यू हैव टू थिंक अबाउट इट इन अ वे दैट भाई इसमें से क्वेश्चंस भी तो ज्यादा आ रहे हैं, है ना. जब क्वेश्चंस भी ज्यादा आ रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ सकते हो आप, राइट, बिकॉज इट्स गोइंग टू गेट यू मोर मार्क्स. फाइनली जब पेपर में बैठोगे तो नंबर 20 में से ज्यादा लेंगे, राइट. आगे चलते हैं. एक बहुत सिंपल एस्पेक्ट को मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ, कि चैप्टर्स की बात कर ली हमने, कितने मार्क्स आ रहे हैं. सोर्स या तैयारी जब आप कर रहे हो, व्हेन यू नो जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग अबाउट ओके हाउ दिस इज सपोज्ड टू बी प्रिपेयर्ड, सो एवरीबडी नोज कि इट इज द एनसीईआरटी बुक्स. कॉमन सोर्स है ऑल ओवर इंडिया, एवरीबडी इज गोइंग टू प्रिपेयर फ्रॉम एनसीईआरटीज, राइट. सारे क्वेश्चंस आपको पता है उसी में से आते हैं, उसी की तैयारी करनी है, उसी को बार बार पढ़ना है. But how does it happen that somebody gets, you know, more marks, somebody will get less marks? And I'm talking about this fact without any conceptual difference. अगर आपको भी कॉन्सेप्ट समझ में आया, आपके पड़ोसी को भी कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो जब पेपर लिख रहे हो उसमें आपका हो सकता है 20 नंबर का डिफरेंस पड़ जाए. Without any difference in understanding the topic, there can be something which you are missing, which that padosi, you know, that Sharma ji ka ladka which is always there in everybody's life, that one neighbor which you are told to, you know, copy or aspire to be like him. Now what is he doing differently? Okay, or what is she doing differently? She's reading the same book, following the same material, ठीक है. वही सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस उसने पढ़ा, वही आपने पढ़ा, पर फर्क क्या हुआ? उसी चैप्टर में से 4 ही चैप्टर पढ़ने, बायो की बात कर रही हूँ तो हाउ डू थिंग्स बिकम डिफरेंट, राइट. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स आर द सेम. आई एम गोइंग टू रियली एम्फसाइज ऑन दिस फैक्ट कि इसी किताब में से हम क्या क्या ले सकते हैं जो नॉर्मली हम मिस आउट करते थे. So we're going to talk about these books, and maximizing your score will start with the way you are preparing. Okay,
जिस तरह से तैयारी होगी वही एक बेस है which is going to get you marks at a later stage. So let's see what all things are there in NCERT books which I want all of you to pay attention and focus on. अभी तक अगर आप नहीं भी कर रहे थे तो ये जरूरी है, यही एडवांटेज हमें लेना है. सबसे पहली बात आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट बैक एक्सरसाइजेस. तो एनसीईआरटी का चैप्टर आप पढ़ते हो, उसके पीछे बैक एक्सरसाइजेस होती हैं जो आप कोशिश करते हो ना करनी पड़े तो अच्छा है ना. वो टेंडेंसी को बिल्कुल भूल जाना है. यू आर सपोज टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस एंड व्हेन आई से सॉल्विंग दैट डजंट मीन कि हाँ मेंटली कर लिया दिमाग में कि अच्छा ये इसका आंसर होगा, ये इसका होगा, इसका ऐसे मैं बना लूंगा. बहुत सारे लोगों को यही लगता है, अरे ये तो मैं बना लूंगा, ये तो पेपर में बन जाएगा, ये तो निकल जाएगा. वो निकलता नहीं है. वहां पे इतने और बच्चे बैठे होंगे, there's going to be one big clock which is going to be ringing and telling you कि टाइम इतना हो गया. वो नहीं हो पाता. तो जो भी कुछ हमें इनकलकेट करना है, we have to start that right from now. So from today, whatever chapter you are studying, you're supposed to not consider कि that chapter is over unless you've solved this. This makes so much difference to your preparation. And what I'll also tell you is कि बहुत बार ये देखो MCQs दिए हैं इसमें, पेपर में भी आते हैं, right? A lot of times these questions are directly put in. बैक एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आ जाएगा एंड देन यू विल फील सो बैड कि भाई ये तो बुक में था, आई स्टिल गॉट दैट इनकरेक्ट, मुझे याद नहीं आया. तो जो उन्होंने खुद ही दे रखा है दैट इज नॉट सपोज टू बी मिस्ड, राइट? So what you are supposed to do is you're going to go through all these questions and write down the answers. Writing practice is most important. ठीक है ना? अब इसमें से आपको चूज करना है. आपने चलो एक आंसर चूज कर लिया, बाकी जो है वो आप पूरे प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखोगे. You're going to write them down and then you're going to check from the book कि हाँ ठीक है मैंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है. ठीक है. So this is the first tip I want to give you to maximize your score in science portion कि आप बैक एक्सरसाइज सॉल्व करोगे. That's my first takeaway for this session. अब the second thing is a summary. बैक एक्सरसाइज से पीछे जाते हुए there is this summary of that whole chapter. क्या कहती है ये? What you have learnt. Okay, so it is going to summarize what you have learnt in that particular chapter. ठीक है. अब इसका क्या एडवांटेज है या इसको कैसे यूज करना है? देखो पेपर आपका होगा इस बार तो वैसे जिस हिसाब से डेट शीट बनी है, यू विल हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि आई थिंक हिंदी का पेपर है उसके बाद 4-5 दिन तो आपको कंफर्टेबली मिलेंगे. पर अदरवाइज जैसे फिर भी अगर टाइम किसी एक चीज में ज्यादा लगता है, कुछ मिस हो रहा है या कुछ आपको लगता है आपको दोबारा सेकेंड टाइम भी रिवाइज करना है, राइट एट द टाइम ऑफ राइटिंग द एग्जाम, दिस इज व्हाट यू कैन यूज. इसको पढ़ो और पूरा चैप्टर आपका रिव्यू हो जाएगा, राइट? तो याद चीजें कैसी रहती हैं? व्हाट इज दैट वे, व्हाट इज दैट यू नो, ऑल ऑफ टाइम स्टूडेंट्स विल आस्क मी कि हाउ टू रिमेंबर दिस, हाउ टू लर्न दिस, ये मुझे याद कैसे रहेगा? देयर इज नो रॉकेट साइंस इन दिस, ओके, कि याद कैसे रहेगा. आई कांट प्रिस्क्राइब सम स्पेशल कैलिफोर्निया आलमंड्स टू यू कि ठीक है ये बादाम जो हैं 10 भिगोकर खाइए, वो भी खाइए, they have their own nutrient value, but that is not going to be sufficient to help you remember things. You need revision, you need to go through the same things again and again, right? और अगर कभी हमारे पास इतना टाइम ना हो कि हमें पूरा चैप्टर देखना है तो हम उसकी समरी जरूर देखें. हम उसका ये जो कंसाइज्ड पैटर्न में उसने पूरा चैप्टर हमें एक्सप्लेन कर दिया, पूरे पॉइंट्स दे दिए, दिस वी विल ट्राई टू रिपीट एज मेनी टाइम्स एज वी कैन. ठीक है, चाहे पेपर है अगले दिन शाम को एक बार सारे चैप्टर्स का सिर्फ ये समरी पढ़ दिया. That's going to give you more confidence and that is going to help you connect with those smaller, finer points which you might forget. अब क्वेश्चंस के साथ ही बैक एक्सरसाइज तो चलो फिर भी हो सकता है. आई वुड बिलीव दैट यू नो सम ऑफ यू डू इट एंड सम ऑफ द स्कूल्स आल्सो मेक यू सॉल्व दोस.
पर ये बीच वाले तो बेचारे बिल्कुल ही मोस्ट निग्लेक्टेड पोर्शन ऑफ द चैप्टर है कि अरे चैप्टर पढ़ना है तो एक सीक्वेंस में हम चैप्टर ही पढ़ेंगे। ये जो बीच में आ गया ये हमारे लिए नहीं है, दिस इज फॉर समबडी एल्स। हु इज दैट समबडी एल्स? नोबडी नोज। ये आपकी किताब में दिया है, आपको पढ़ना है। You are supposed to be solving these. These are not for somebody else. And this is not a recreational exercise also for you. This is there because it's supposed to help you acquire that academic edge or that academic excellence which CBSE or those people who are taking this exam, they are expecting from you. तो ये भी आप ही के लिए, आप ही को सॉल्व करने हैं। तो चैप्टर के जो बीच में क्वेश्चंस आते रहते हैं हर थोड़ी थोड़ी देर में, उसको भी आपको सॉल्व करना है। बहुत बार यू विल फाइंड दैट दीज क्वेश्चंस हैव सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, सम यूटिलिटी व्हिच माइट नॉट डायरेक्टली बी एसोसिएटेड विद द चैप्टर, बट इट इज एम्ड एट मेकिंग यू थिंक। और एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ऐसा नहीं कि सिर्फ फैक्चुअल आते हैं कि ओके डिवाइन ऑस्मोसिस, सिर्फ ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, उसके एप्लीकेशन पे भी आएगा। तो वो एप्लीकेशन हैंडल करने के लिए हमें ये तैयारी करनी है, ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, राइट? अब एक और चीज है जो चैप्टर के बीच में आती है जो बिल्कुल बच्चों को पसंद नहीं होती, बिकॉज दिस इज सपोज टू बी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एंड यू नो वी नॉर्मली एज जनरली एज ह्यूमन बीइंग्स हैव अ टेंडेंसी टू डू only as much as is required, कि भाई जितनी मेहनत की जरूरत है उतना ही मैं करूंगा, जितने से टाइम चल जाए, जितने से मेरा काम निकल जाए, बस दैट इज इट। ये तो एक्स्ट्रा है, ये देखो कलर ही डिफरेंट, दिस इज अ डिफरेंट कलर एंटायरली। ये तो येलो कर दिया इन्होंने, कहीं पे ब्लू कर दिया बॉक्स, ये मुझे नहीं पढ़ना। दिस इज हाउ यू नो योर स्कोर, जो होता ना बहुत अच्छा पेपर कर दोगे 75 मार्क्स आ जाएंगे, पर वो 75 से जो 80 का गैप भी है ना, वो भी एक्स्ट्रा चीजों का है। मोर टू नो, दिस इज व्हाट योर बुक इज टेलिंग, दिस इज मोर टू नो एंड यू हैव टू नो मोर बिकॉज यू वांट मोर मार्क्स, यू वांट टू मैक्सिमाइज, यू वांट टू एनहांस दैट स्कोर, राइट? यू माइट बी गेटिंग 71, यू माइट बी गेटिंग 72, कुछ फाइनल पॉइंट्स आपको नहीं पता होंगे, कुछ 2 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन छूट जाएंगे, नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि ये हमने छोड़ दिया, नहीं छोड़ना है। ओके, एवरीथिंग दैट इज इन द बॉक्स, ऑल्सो ऑल दीज एडिशनल बॉक्सेस, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ क्वेश्चंस। एंड 20 क्वेश्चंस तो हमारे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो तो ऐसी ही जगह से बनेंगे। अननोन, हिडन एरियाज, हिडन होते नहीं है वैसे, उन्होंने अपनी तरफ से तो बॉक्स बनाया, पर आप आंखें बंद करके आगे चले जाते हो तो देन दे बिकम हिडन फॉर यू। नाउ दिस इज वन एस्पेक्ट जो कि एक प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट से मैं आपके सामने आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दिस। लाइक वी टॉक अबाउट द फैक्ट कि अब पेपर में जब लिख दिया, कंटेंट की बात तो होगी, जब हमने पेपर में एक्चुअली चीजें लिखनी है, साइंस में इन पर्टिकुलर, देन हाउ डू वी मेक आवर आंसर डिफरेंट? सेम कंटेंट, सेम आंसर, सेम डेफिनेशन, you and your पड़ोसी शर्मा जी का लड़का, both of you have studied, but difference होगा प्रेजेंटेशन में। अब प्रेजेंटेशन के जो आइडियाज हैं वो कहां से आएंगे, राइट? वेयर विल यू गेट दोज कि यार मैं क्या प्रेजेंट करूं, मैं कैसे इसको एक्स्ट्रा क्या करूं इसमें? तो वो भी सोचना नहीं है, वो भी किताब में है, अप्लाई करना है, और अप्लाई करने की प्रैक्टिस करनी है लिख लिख के। ये देखो, इसने आपको ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड। अब इसको आसानी से नॉर्मल प्रोसेस में आप एक इक्वेशन की तरह लिख सकते थे, यू कुड हैव पुट इट इन लाइंस आल्सो, बट दिस इज जस्ट अ बेटर वे ऑफ प्रेजेंटिंग इट, बिकॉज इन दिस वन पिक्चर ये कुछ एक लीनियर डायग्राम टाइप बन गया, राइट? So you have glucose, you have pyruvate, and then it gives you 3 options. One is absence of oxygen. The second one is lack of oxygen, which takes place in human muscle cells, and then presence of oxygen, which is your normal aerobic respiration, और तीनों के फिर products क्या क्या हैं। अब आप इसको सोच सकते हो नॉर्मली कि भाई 3 अलग अलग बता दिए मैंने बता दिया पहले एरोबिक रेस्पिरेशन, फिर मैंने एनारोबिक बता दिया,
फिर मैंने जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन का केस बता दिया। कंटेंट तो सेम ही है, आपको भी पता है कि भाई मसल सेल से लैक में लैक्टिक एसिड बनता है, दैट इज देयर, बट दिस इज जस्ट अ बेटर वे ऑफ पुटिंग इट, राइट? दिस इज अ क्रिएटिव वे ऑफ पुटिंग इट. दिस लुक्स बेटर, इट्स बेटर इन अपील, एंड यू हैव टू इंश्योर कि ऐसी चीजें आपके पेपर में इनकॉर्पोरेट हों, और वो आइडियाज जो हैं, अगेन उसके लिए भी बिजली नहीं चमकने वाली है. यू हैव अ बुक, यू फॉलो इट, एंड इट्स नॉट जस्ट इनफ कि यू नो you've seen it, you have to practice, you have to take a pen, paper, write this down. ठीक है? नहीं तो पेपर में क्या होता है कि यार यहां पे क्या था, भूल गया, ऊपर वाला एरो याद है, नीचे वाला याद है, बीच वाला भूल गया, यहां नीचे भी था क्या कुछ, फिर वहां सोचते रहते हैं, आधी चीज लिख देते हैं कि भाई क्रिएटिव तो होना है अब, पर प्रैक्टिस की नहीं है, याद रहेगा नहीं. एंड इफ यू डोंट रिमेंबर, वैसे ही रिडंडेंट है, इरिटेट थोड़ी करना है हमने एग्जामिनर को, हमने तो अपना पेपर, अपना स्किल, जो कुछ हमें पता है कंटेंट, वी हैव टू प्रेजेंट इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे, राइट? सो दिस इज योर idea of linear presentation, and you will get a lot of such ideas in your book. अब डायग्राम की बात करते हैं. बायोलॉजी है तो there is absolutely a need to draw diagrams, right? That's what makes biology distinct also in this way, that you will need diagrams here, right? So some places you will be asked for diagrams कि with a labeled diagram explain this. एक ये पैटर्न है क्वेश्चन का. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें they've not like directly asked, but if you know something, it's always better to draw. You can draw, but rider क्या है उसमें? If you have time. Okay, if you have time, you can always draw a diagram, and biology gives you that scope. अब डायग्राम्स भी you cannot just go and start drawing diagrams, right? What I will suggest you do is, like, you have 4 chapters in biology, right? So you practice all those diagrams. You take those diagrams from the book and you practice them. So you compile whatever diagrams are there in the book. Obviously exactly हम वो सब वैसे ही नहीं बना सकते, पर आप अपना पैटर्न प्रैक्टिस करो और एक ही जगह पे उसको कंपाइल करो. So you might have a school notebook which you are using, or anything which you're using for practice. So write down first chapter, life processes, and draw all the diagrams. ठीक है? Now this one is from life processes. This talks about nutrition in amoeba. This is a simple diagram. ठीक है? इसमें कोई complication नहीं है. अब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा amoeba बनाना है, मैं भी बना सकती हूँ, तो आप तो बना ही लोगे, right? I am very poor at this portion of drawing. So, but this is my amoeba. This is a good enough amoeba. So you can copy the diagram. जब diagram हमें practice करना है या याद करना है, so this labeling part is important. And the book clearly explains this, how you're supposed to label. In biology, if you are not putting a labeled diagram, it doesn't mean anything. Okay, if I just draw this, okay, ये मैंने बना दिया, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया question number 3, and this is what I have drawn. Now who's going to understand what the hell this is, right? समझ में आ रहा है कुछ? I have to write that this is amoeba, right? And I have to write that this is amoeba का nucleus. Only then it makes sense. The examiner knows everything, but you don't go by that assumption. It's your job to tell him. It's your job to explain. It's your job to substantiate and elaborate on things, right? So simple diagrams can very easily be exactly taken and learnt from your book. There can be some diagrams which might seem to be a little bit more complex than making an amoeba. तो उसमें यही है कि you will need a little more practice, right? You will need more practice. In a diagram like this, even if you cannot, draw with a lot of beautification, you have to label it properly, right? If you saw that last picture, तो उसमें क्या था कि
labeling was in one side. Okay, only in one direction there was the labeling. But every time that might not be possible. So though this is the most ideal situation कि आप सारे जितनी भी labeling लिख रहे हो वो एक ही side पे लिखी जाए, right? That gives it a neater description. ठीक है, it makes it neat. But जैसे ये डायग्राम है, अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, तो इसमें अब इतनी चीजें हैं, it will become difficult to label it in one side. Then you use both. Okay, you use both the sides to label, but labeling here is the key. In a diagram like this, labeling would be very important. You can use both sides, but अब ये भी एक्सपेरिमेंट पेपर में नहीं कर सकते, ठीक है? पेपर में नहीं तो क्या होगा, एक साइड पे लेबल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सब मैंने यहीं पे डाल दिया, लिवर भी यहीं डाल दिया मैंने, बाइल डक्ट भी डाल दिया, अब बाद में पता चला यार पैनक्रियास तो अभी कहाँ लेबल करूं, जगह खत्म हो जाएगी मेरी, राइट? तो बेचारा मेरा पैनक्रियास तो रह गया ना, राइट? एंड दैट्स गोइंग टू मेक यू लूज मार्क्स. सो दैट इज व्हाई these diagrams in your book have to come into your practice. आपको प्रैक्टिस करनी है कि किस पैटर्न के, किस तरह के क्वेश्चन में कौन सा डायग्राम फिट हो सकता है, और डायग्राम 10 बार बना होगा तो ही बनेगा. ये कहाँ बनता है, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ बन जाएगा पेपर में सीधा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही आपकी कंफ्यूज हो जाएगी बीच में बेचारी कि कहाँ से स्टार्ट करूं, कहाँ पे एंडिंग करूं, है ना? सो हमको डायग्राम प्रैक्टिस करना है. अ लॉट ऑफ पीपल ड्रॉ डायग्राम्स विदाउट लेबलिंग व्हेन दे प्रैक्टिस, कि बना दिया, बस बन गया, मुझे पता चल गया भाई ये ऐसे मुझे स्टमक बनाना है या जो भी ऑर्गन बनाना है, बना दिया मैंने, पर लेबलिंग नहीं की, पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे. We have to do so much practice, we have to do all these things so many times that you know it should be just a very smooth giveaway. कि पेपर हम बना रहे हैं, बायो का क्वेश्चन पूछा, जो मर्जी क्वेश्चन पूछ लो, मेरा डायग्राम तैयार, विद लेबलिंग इट इज रेडी. That is what your objective should be, and it is going to come if you start today. So start today, practice, use your book wisely, use your resources judiciously. अब एक और तरह का डायग्राम दिखाती हूँ. This is a flow diagram. Okay. Now this is a flow diagram जो कि मैंने लिया है आपके environment वाले चैप्टर में से, right? You also have to understand that how you are supposed to take this, because we cannot draw a complicated diagram in the exam, right? Now this is supposed to be a food chain explanation. अब पेपर में अगर आपने सोचा that I'm going to draw a tiger, then I'm going to draw a deer, do you think it's possible? फिर 3 घंटे में सिर्फ टाइगर और डियर ही बनेगा और कुछ नहीं होगा पेपर में. So from 10:30 you will start till 1:30. Only what are you doing? I'm drawing the tiger, and then you will feel कि यार मेरा टाइगर अभी भी टाइगर नहीं लग रहा है, थोड़ा बिल्ली जैसा लग रहा है. हो सकता है ना ऐसे? तो इसकी जरूरत ही नहीं है. This does not signify कि हमें जो है वो करना है. इन एनिमल्स की जरूरत नहीं है. What we can do is we can simply draw a flow diagram. Now I'll tell you how that works. जैसे कि ग्रास, ठीक है, इसको हमने डाल दिया बॉक्स में. देन आई डू ग्रास हॉपर, इसको मैंने अगले बॉक्स में डाल दिया. मुझे पिक्चर बनाने की जरूरत ही क्या है. देन आई कैन से फ्रॉग एंड सो ऑन, जो भी आपको स्कीम बनानी है. आप फ्लो डायग्राम बनाओ, आप फ्लो चार्ट बनाओ, right? You're explaining a food chain, but instead of writing this, that you know the grasshopper feeds on the grass and then the frog eats the grasshopper and then the snake comes and all those things, आप ऐसे बना दो सिर्फ. It's going to give an impact. It also tells the examiner that you understand what this means. You understand what the food chain means. And here you don't need to draw exact diagrams. Use terms, use depictions, use boxes. It's going to enhance the quality of your answer and get you more marks. आपने हो सकता है एक लाइन में लिखा हो grasshopper eats grass, but this is more impactful. आपको खुद भी ये देखने में लगेगा कि हाँ यार ये तो समझ आ रहा है बहुत इजीली मुझे कि बात क्या हो रही है, क्या है क्या फूड चेन, राइट? सो
जब डायग्राम देखो तो उसमें यू दैट ऑल्सो यू शुड बी एबल टू असेस कि भाई इसको अब डायग्राम या पिक्चर ही बनाना है या फिर मैं कुछ और इसको कर सकता हूं, क्रिएटिव. दिस इज हाउ यू innovate, this is how you create, and this is how you put things in your answers. Okay, now the genetics portion. Genetics में भी we will need some kind of a pictorial description, right? अब genetics का ये diagram बना हुआ है in your book, right? So this is what? This is a round green pod and then there is a wrinkled yellow pod and there is a cross being drawn. Now when you practice this, ठीक है, अब आपको हर जगह ये circles बनाने की जरूरत नहीं है, right? You don't have to do it as such. You cannot use or will ever have the time to use colors. आप diagram जब बनाओगे, you have to practice doing that in pencil. Okay, all diagrams have to be drawn in pencil. हाँ, कभी पेपर में बिल्कुल ही टाइम खत्म हो गया और घंटी वंटी बज चुकी है तो फटाफट चाहे पेन यूज कर सकते हैं, बट जब हम प्रैक्टिस करेंगे when we are learning it we are going to try and do it in pencil. So we will omit these circles. ठीक है, हम ये पीस नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ कंटेंट ले लेंगे. जैसे कि इसी को आप कर सकते हो RV स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y, इस तरह से आप सिर्फ ये पैटर्न बनाओ. जस्ट पिक आउट दीज और ये अपनी नोटबुक में बना के रखो, प्रैक्टिस करो, तभी ये पेपर में बनेगा. I know I'm repeating the same things again and again, but this is just because I want this to be enforced in your mind that how important it is to do this while you are preparing. You have to sweat the most while preparation, right? You have to put your maximum effort and you should know what needs to be picked up where. Genetics में there are going to be a lot of such descriptions, a lot of representations which you will need, a lot of crosses या Punnett square या ऐसी जो चीजें हैं वो सब दी हुई हैं बुक में. आप उसको बस सिंप्लीफाई करो जैसा आपसे बन जाए पेपर में. ठीक है, that is the whole idea and all of these things are there in the book, right? You just need to know how to use it, how to apply it. Let me show you the question, the marking scheme, जो CBSE की marking scheme है. Now what have they written in that? देखो इसको. So CBSE gives a marking scheme that how they will be evaluating. They give you a detailed syllabus, right? उसमें क्या लिखा है देखिए. What is their assessment criteria? This is for science, okay? This is for science. So they say that 46% what they want to check when they are setting the question paper, when they are evaluating you, they want to check your knowledge and understanding. कि आपको कितना याद है, कितना पता है, कितना समझ में आया. That's the major share, 46%, right? And most of the people are comfortable in this part, क्योंकि बचपन से हमने सिखाया ना रटना कैसे, याद कैसे करना है. So most of you I feel ये 46% तो सबका चलता है अच्छे से. प्रॉब्लम होती है दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में. Now what are they? Application of knowledge or concepts. This is 22% and analyze, evaluate and create. Okay, that this is 32%. तो ये जो बाकी का हमारा 54% है, इसमें you will need to give that extra advantage which you have. इसमें you will need your creativity, इसमें you will need in-depth understanding of things. Because if you don't understand something, how is it possible that you will be able to apply it, or how will you be able to analyze it, right? So एक normal reading के बाद you go deeper into the concepts and you solve questions. ये जो दोनों aspects हैं हमारे application of knowledge and to analyze, evaluate and create, they are developed only if you answer questions, if you try different questions. तो different type के questions जब आपको मिलेंगे तो आप जो है उसकी के साथ साथ जो कुछ आपने पढ़ लिया है, जो knowledge portion है, तभी आप उसको apply कर पाओगे. And the more you apply it at different places, the better outcome of these 54% would be there.
So that is why we really emphasize on the idea of practice. That's why I told you कि भाई sample paper निकालो और solve करो. क्यों? क्योंकि उसी से पता चलेगा भाई कि जो knowledge acquire की है वो पेपर में निकल भी रही है नहीं. Are we able to deliver it? लिख पा रहे हैं या नहीं? या जो tricky question हम बोलते हैं यार question tricky था, वो tricky यही है that is something you already know, but because this is science, you have to apply it, right? You have to analyze it, and you might need to give some creative aspect of that also. That would happen once you have solved more and more questions. अब questions की भी मैं बात करना चाहती हूँ आपसे. I'll take you to the question paper. So I have picked this out from your CBSE sample paper of this year 2021 का जो पेपर है. So ये स्टैंडर्ड ही है, CBSE ज़्यादा पैटर्न हमारा अपना चेंज नहीं करती है. Very slight variation they will have usually if that happens, but more or less they don't do any kind of variation. तो पैटर्न more or less same यही होगा जो आपको पेपर में मिलेगा. So the question paper is comprised of 4 sections A, B, C and D, and there are total of 36 questions. ठीक है, तो total science के 36 questions आपको करने. There is no overall choice. Overall choice का मतलब यही है कि आपको 50 questions दिए और उसमें से कहा do any 36. ऐसा कुछ नहीं है. However, internal choices have been provided in some questions. So some questions में they can give you like 2 questions and you will have to choose. I will show you one question also. Whenever necessary, neat and properly labeled diagram should be drawn. Now see, they have mentioned this that wherever necessary, okay. So they might not mention it every time and you have to understand if it is a necessity, right? So as you will see more questions, you will start understanding that okay, यहाँ पे बन सकता है diagram और अगर diagram आते होंगे तब इसको जो है आप बना पाओगे या well neat properly labeled diagram you will be able to draw. Now I will show you different types of questions from the different sections just so that हमें थोड़ा सा idea उसमें मिल जाए. Section A क्या बोल रहा है? All questions and parts thereof are of 1 mark each. ठीक है, ये पहले usually 20 questions होते हैं जो इस pattern के होते हैं आपके 1 mark वाले. These questions contain multiple choice questions, very short questions and assertion reason type questions. Answers should be given in 1 word or 1 sentence. ठीक है, 1 word लिखिए या 1 sentence लिखिए. अब मैं questions के साथ आपको ये बताती हूँ. मैंने कुछ bio के questions इसमें pick up किया आपके लिए. Okay, so this is an MCQ question. अब MCQ में बहुत बढ़िया, कोई स्पेलिंग नहीं याद करना, कुछ नहीं करना, आंसर दिया हुआ आपको चूज करना है बस, राइट? और एनसीईआरटी में ये दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए. सो इसमें तो पूरा आपके पास स्कोप होना चाहिए दैट यू शुड नॉट गेट एनी ऑफ दीज रॉन्ग, राइट? नेगेटिव मार्किंग तो कोई होती नहीं है आपकी, तो आपको ये अटेम्प्ट जरूर करना है. ये क्वेश्चन किसी हाल में एमसीक्यू छोड़ना नहीं. डोंट लीव दिस अनअटेम्प्टेड इवन इफ यू डोंट नो. डू समथिंग, पिक आउट 1 ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शंस तो दिए हुए हैं ना, लिखो, जरूर इसको आंसर करना है. क्वेश्चन कह रहा है एनर्जी इन द केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ऑब्टेन्ड बाय. अब ये लाइफ प्रोसेसेस का जो हमारा चैप्टर है उसका रेस्पिरेशन वाले पोर्शन में से ये एमसीक्यू पूछा गया. ठीक है, इस 1 मार्क का क्वेश्चन होगा. आप सही आप ऑप्शन पिक करोगे तो यू विल गेट 1 मार्क. नाउ सी दिस इज अ वेरी शॉर्ट आंसर, राइट? अब वेरी शॉर्ट आंसर या जो 1 मार्क वाला आंसर होता है उसके लिए सीबीएसई डजंट गिव यू अ वर्ड लिमिट. ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिया वेरी शॉर्ट का मतलब यही उन्होंने लिख दिया है कि भाई 1 लाइन में आंसर होना चाहिए, तो 1 लाइन में ही आपको आंसर देना. क्वेश्चन है वेन्स आर थिन वॉल्ड एंड हैव वॉल्व्स. ठीक है, जस्टिफाई, राइट? अब वेन कभी अगर यही क्वेश्चन 1 मार्क की जगह सपोज 2 मार्क्स का हो तो इसमें हम एक रफ डायग्राम भी बना सकते हैं कि आपने वेन बना दी और आपने साथ में बॉल दिखा दिया, राइट? पर 1 मार्क के क्वेश्चन में क्योंकि आपको सिर्फ 1 लाइन ही चाहिए, ठीक है, यू जस्ट नीड 1 लाइन, तो फिर हमारा
डायग्राम का कोई इसमें स्कोप रहेगा नहीं, क्योंकि इसमें जो भी 1 मार्क क्वेश्चन होंगे उसमें हम कुछ भी एडिशनल नहीं करने की कोशिश करेंगे. वी आर जस्ट गोइंग टू राइट द आंसर इन 1 लाइन. ओके. अब जो तीसरी टाइप है 1 मार्क के ही क्वेश्चन में, वो है असर्शन रीजन टाइप. राइट. ये कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होता है. राइट. इसलिए आप कोशिश करो कि जितने चैप्टर्स हैं आपको मिल रहे हैं साइंस पोर्शन में, उनकी आप सबके कुछ कुछ क्वेश्चंस असर्शन रीजन टाइप के प्रैक्टिस कर लो. इसको क्योंकि समझना इज इंपॉर्टेंट. 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, असर्शन ए, रीजन आर. ठीक है. तो वो कह रहा है 2 स्टेटमेंट हम आपको देंगे. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द कोड्स ए बी सी डी. अब ए बी सी डी क्या है वो नीचे दिया है. ए इज सेइंग बोथ A and R are true and R is the correct explanation of the assertion. कि जो assertion दिया है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, R जो रीजन है वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक है. सेकेंड सेज both A and R are true but R is not the correct explanation of the assertion. तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं इंडिविजुअली, they are both true, but जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता. रीजन कोई और बात कर रहा है, असर्शन कोई और बात कर रहा है. वो हो गया हमारा ऑप्शन बी. सी इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. राइट. तो एक ट्रू हो गया, एक फॉल्स हो गया. दिस वुड बी लाइक अ नॉर्मल ट्रू फॉल्स, आप उस तरह से सोच सकते हो इसको. देन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ठीक है. इसमें उल्टा कर दिया उसने. अब ये ध्यान से पढ़ के ऑप्शन भी सही मार्क करना है. कई बार होता है हमें आंसर पता होता है पर हम ए बी सी डी में गड़बड़ कर देते हैं. अब ये क्वेश्चन है, असर्शन अ जेनेटिस्ट क्रॉस्ड अ pea plant having violet flowers with a bee plant with white flowers. He got all violet flowers in the first generation. Second, जो रीजन इसमें दिया है, इसका रीजन white flower gene is not passed on to the next generation. ठीक है. अगर आपने जेनेटिक्स का चैप्टर पढ़ लिया है हेरिडिटरी वाला, तो ये आपको क्या उसे बोलते हैं पता होना चाहिए कि ये इनकरेक्ट है. जो आइडिया है वो है डोमिनेंस और रिसेसिव का. तो जो रीजन इज फॉल्स वाला जो ऑप्शन था हमारा, देखते हैं. जो कि सी ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें. राइट. बट अगेन ये क्वेश्चन है तो 1 मार्क का, पर इसको टाइम ज्यादा लगेगा आपको सॉल्व करने में, बिकॉज यू हैव टू लाइक थिंक एंड मेक श्योर कि जो आपने सोचा है वो अच्छे से लिखा भी है पेपर में. आगे सेक्शन बी पे आते हैं. सेक्शन बी है हमारा 2 मार्क्स क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच. आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस शुड बी इन द रेंज ऑफ 30 to 50 वर्ड्स. अब इसमें वर्ड लिमिट भी दे दी. ठीक है. वर्ड लिमिट जो है वो भी साथ में मेंशन्ड है. तो वर्ड लिमिट की भी हमें प्रैक्टिस करनी है. मैं आपको एक आंसर शीट दिखाती हूँ, 1 मिनट अभी, ताकि इससे आपको वर्ड लिमिट का आइडिया मिले. दिस टच पैड इज नॉट वर्किंग. हो गया. आ गया. ओके. सो आई जस्ट शो यू कि हम वर्ड लिमिट का क्या कर सकते हैं. मैं आपको ये आंसर शीट भी एक बार दिखाऊंगी बाद में. अभी आप वर्ड लिमिट के लिए ये देखिए. ओके. अब वर्ड लिमिट कैसे पता चलेगा कि कितने वर्ड्स हैं. राइट. जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, right, when we are practicing, when we are maybe writing a test or something, then what do? You can count your words. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. तो मुझे पता चल गया कि एक लाइन में मैं रफली 7 वर्ड्स लिख पाती हूँ. राइट. देन व्हाट आई कैन डू इज आई कैन काउंट माई लाइन्स. 1 2 3 4 5. ठीक है. ये 2 वर्ड्स हैं, इसको हम छोड़ देते हैं. तो 6 लाइन्स लिख दी मैंने. नहीं 6 नहीं, 1 2 3 4 5. हाँ 5. 6 लाइन में तो 2 ही वर्ड्स हैं. तो 5 लाइन्स आई हैव रिटन एंड आई एम राइटिंग 7 वर्ड्स. ठीक है. तो ये मेरा हो गया
5 into 7 यानी कि ये हो गए 35 वर्ड्स। तो रफली जब मैं आंसर्स जैसे लिख रही हूं, जैसे दिस इज अ टेस्ट somebody has written, so I will count my words। तो मैं कुछ दिन तक अपने वर्ड्स काउंट करूंगी तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मैं ज्यादातर 6 लिखती हूँ या ज्यादातर 7 लिखती हूँ, राइट। इफ आई काउंट 2-3 टाइम्स आई विल हैव एन आइडिया। देन व्हाट आई जस्ट डू कि मुझे पता चल गया भाई कि 5 लाइन्स हो गई तो मैं वर्ड लिमिट के अंदर हूँ, 35 वर्ड्स ही लिखे हैं मैंने, सो दैट इज वेल विद इन द लिमिट। जो 30 to 50 वर्ड्स वाला लिमिट था 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, वो मैंने वो किया है, कंप्लीट किया है, ठीक है। तो दिस विल गिव यू एन आइडिया। एवरी टाइम यू डोंट हैव टू लाइक गो कि अच्छा 7 हो गए फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे नहीं करना है, राइट। यू जस्ट टेक अ रफ आइडिया जब आप आंसर्स लिखते हो, जब आप टेस्ट लिखते हो, और उसके बाद सिर्फ लाइंस काउंट करो। बाद में तो आपको देख के ही पता चलने लग जाएगा कि अरे यार ये 5 लाइन हो गई, ये ठीक है, दिस इज गुड इनफ फॉर माई 2 मार्क्स का आंसर, राइट। एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि हम जो है वर्ड लिमिट के साथ एडहेयर करें, वी फॉलो द वर्ड लिमिट, क्योंकि सीबीएसई ने मेंशन किया है। और वैसे भी अगर हम वर्ड लिमिट से ऊपर ही लिखने लग जाएंगे तो हमारा पेपर ही नहीं खत्म होगा, पेपर भी तो हमें खत्म करना है ना, ठीक है। अब बी सेक्शन का क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है एक क्वेश्चन जिसमें इंटरनल चॉइस दी हुई है। दिस इज अ 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड व्हाट्स गोइंग टू हैपन हियर इज दैट यू हैव अ चॉइस, यू कैन डू एनी वन ऑफ द क्वेश्चंस। प्लीज डोंट ट्राई एंड डू बोथ द क्वेश्चंस, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता है, राइट। एक ही का टाइम होगा, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और देखना है कि भाई कौन सा आपको बेटर आता है, उसको अटेम्प्ट करना है। मोस्टली क्या होता है, जैसे अब ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है एक बाइल जूस पे। बाइल जूस डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स बट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो इसमें आपको फैट डाइजेशन की बात करनी है। दूसरा है इन बर्ड्स एंड मैमल्स द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड, गिव रीजंस, ठीक है, ताकि मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना हो, दैट इज देयर। पर आप देखोगे कि ये दोनों क्वेश्चन सेम चैप्टर में से, लाइफ प्रोसेसेस का जो हमारा चैप्टर है वो दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम दैट चैप्टर इटसेल्फ। तो यूजुअली ऐसे ही होगा, राइट, कि जहां आपको चॉइस देगी वो ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन एनवायरमेंट का कर लो, दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम का कर लो, ऐसे नहीं होगा। सो मोर और लेस दे आर क्लोजली रिलेटेड, यूजुअली फ्रॉम द सेम चैप्टर, ठीक है। तो आप चॉइस के चक्कर में भी बैठ नहीं सकते हो। वैसे 30% ऑफ द क्वेश्चंस, राइट, जैसे 36 क्वेश्चंस है, उसके 30% क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी कुछ ना कुछ, बट वो होगी क्लोजली लिंक्ड, मोस्टली सेम जो है चैप्टर में से ही होगी। अब नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, सी सेक्शन। ये हो गया 3 मार्क्स क्वेश्चन। 3 मार्क्स क्वेश्चन, इसको बोल रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप एंड द वर्ड लिमिट दे आर सेइंग इज 50 to 80 वर्ड्स। इसमें नाउ देयर इज अ डेफिनेट स्कोप ऑफ ड्राइंग अ डायग्राम। तो बायो का जो भी क्वेश्चन है 2 मार्क्स में भी आई विल से कि अगर पॉसिबिलिटी है कुछ थोड़ा बहुत ड्रॉ करने की ड्रॉ करो, बट 3 मार्क्स में तो डेफिनेटली ट्राई कि कुछ डायग्राम आप बना सको तो जरूर बनाओ, ठीक है। दिस इज 50 to 80 वर्ड्स, so comfortably you can write, you will have the space to draw the diagram also and you must try। अब क्वेश्चन इसमें देखो, जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है आपका हेरिडिटी के पोर्शन से। इन ह्यूमंस देयर इज अ 50% probability of the birth of a boy and 50% probability that a girl will be born, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, justify the statement on the basis of mechanism of sex determination in human beings। तो ये आप सिर्फ लिखकर नहीं एक्सप्लेन करोगे, राइट। आप इसको जब एक्सप्लेन करोगे तो आपको एक प्रॉपर क्रॉस बनाना है कि आप दिखाओगे कि फीमेल है X एंड X क्रोमोसोम, मेल है X एंड Y क्रोमोसोम, राइट। कैसे इनके जो है डिफरेंट वो बन सकते हैं, कैसे ये प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेन हो सकती है, राइट। 2 गर्ल्स 50%, 2 बॉयज, इस तरह से आप
या जिस भी तरह से आप पुनेट स्क्वायर बना के डिस्क्राइब करना चाहते हो, जैसे भी आप डिस्क्राइब करना चाहते हो, बट यू विल नीड अ रिप्रेजेंटेशन. Without that, this question will not be complete, right? You might write everything correctly. You might write female has X and X chromosome, male has X and Y chromosome. You might write all of that, but this is something which is needed. ये depiction चाहिए, right? Only then this question becomes complete. तो यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं है कि आप डायग्राम बनाओ यार, आप कोई चार्ट बनाओ या कुछ बनाओ, पर इसमें ऑब्वियस है कि बनता है. wherever necessary जो है, this is where it is necessary. ठीक है, लास्ट सेक्शन है हमारा 5 नंबर वाला क्वेश्चन. इसमें एक क्वेश्चन रहेगा बायो का, बाकी सेक्शन में ऊपर नीचे होता है. इसमें इनवेरेबली इट्स फिक्स दैट यू विल हैव 1 क्वेश्चन इन बायोलॉजी. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 5 मार्क्स ईच. आंसर टू दीज क्वेश्चंस शुड बी इन द रेंज ऑफ 80 to 120 वर्ड्स. अब सोचो अगर पेपर में 120 वर्ड्स काउंट करने शुरू कर दिए तो नहीं करने, सिर्फ लाइन से हम आइडिया लेंगे. ठीक है ना. क्वेश्चन भी देख लेते हैं. ट्रेस द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ फ्लावर फ्रॉम गेमीट फॉर्मेशन टू फ्रूट फॉर्मेशन. अब इसमें तो डायग्राम बनेगा ही बनेगा. आप फ्लावर का डायग्राम बनाओगे, फिर उसके बाद जो भी आप चेंजेस एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उसमें तरीका ये कि ऊपर कुछ लिखा, एक छोटा डायग्राम बनाया, फिर नेक्स्ट स्टेप लिखा, उसका डायग्राम बनाया, ऐसे करते करते यू गो टिल फ्रूट फॉर्मेशन. ठीक है. तो 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन आएगा बायो में, उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि उसमें एग्जामिनर के पास मार्क्स काटने का स्कोप है. बिकॉज यू नो इट्स ऑलरेडी 5 मार्क्स, मार्क्स आर मोर, तो एग्जामिनर से चल 4.5 दे देता हूँ, 4 दे देता हूँ. ठीक है. हमने इसको इतना अच्छा प्रेजेंट कर देना है कि यू नो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के कि भाई हम जो है 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स इसमें ले सके. राइट. सो एग्जाम पैटर्न हो गया, कुछ समझ आया होगा आपको. अब बात वही है, आई एम गोइंग टू समराइज एवरीथिंग आई हैव पुट इन माय सेशन, that how do I score that 100% marks? What is my extra edge? What is the extra advantage I am going to create? Because टारगेट जो हमने सेट किया है वो हमने 100% मार्क्स का ही सेट किया. Think about getting 80 out of 80. It is very much possible. You can do that. You have time. You know, the exams are later than usual this time. You go on till May. So judiciously use that time. And जो कुछ मैंने पूरे सेशन में आपको कहा, उसी को यहाँ पे समराइज करूंगी आपके लिए. प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखने हैं हमें. That is going to tell us what are the kind of questions that are being asked. Sample papers, not just for science, solve these papers for all subjects. Solving means you have to sit and write the answers. Very important. Then you need to do a time bound manner of practice. आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, चाहे ये है चाहे आप कोई टेस्ट दे रहे हो, तो आप 3 घंटे बैठकर दोगे उसको. ठीक है. ऐसा नहीं है कि 5 घंटे में पेपर हो रहा है क्योंकि आज मुझे बहुत सुंदर पेपर करना है, मतलब मैं जो डायग्राम बना दूंगा फूल का, वो टीचर खुद उसकी फोटो खींच के अपनी डीपी लगा लेगा. ऐसा सुंदर पेपर नहीं करना है हमको. करना भी है तो उसको 3 घंटे में ही करना है. It has to be time bound, otherwise the whole exercise is a waste. Anything you practice has no utility unless you are putting it in that time, which is 3 hours. Okay? Answer writing करनी है और evaluation करना है. Evaluation की significance यही है कि आप अगर answers लिख रहे हो, right? You're writing answers, you're writing papers, but you need somebody to guide you through it. Right? Somebody has to tell you कि okay, ये सही किया, ये गलत किया, या इसको अब improve कैसे करें. That is important. Otherwise आप हो सकता है completely गलत direction में जा रहे हो. अब आपको लगता है कि आपने you know सही आंसर बनाया है या sufficient आंसर बनाया, but you cannot be the judge of your own thing. Right? So you need expertise. आप जब भी answers लिखो, लिखना जरूरी है, practice करना. Take some sort of help. Take some sort of guidance, and that will come in the form of evaluation from your teachers or through the test series, जैसे भी आप उसको करना चाहते हो. फिर रिविजन. ठीक है. रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स.
जितनी बार हो सके, ओवर कॉन्फिडेंस भी कई बार खतरनाक हो जाता है कि लगता है अरे ये तो मैंने इतनी बार कर लिया, मैं अब even if you wake me up in my sleep, I am going to tell you everything. I am going to tell you the process of human excretion. I will tell you the structure of nephron. I will draw the diagram of nephron even when I am sleeping. Don't do that. Keep revising. Even if you know there is no harm in revising. ऐसा थोड़ी है कि ज्यादा बार पढ़ लोगे तो अरे कुछ evaporate हो जाएगा दिमाग से, ऐसा तो नहीं होता है ना. So we will revise and we will work on presenting the paper better. Having that same content and putting it in a better format, that is what is needed. I want to show you this copy. This, ये जिसकी भी copy है बहुत सुंदर handwriting है and that has been written. So how we are going to be helping you is that we have a test series. You've been seeing the videos also of these test series. तो हमने क्या किया, हमने पूरा आपके लिए CBSE का पैटर्न जो है वो रेप्लिकेट करने की कोशिश की है कि भाई जो कुछ गलतियां करनी है, जो कुछ मार्क्स कटवाने यहीं कटवा लो. इन योर फाइनल एग्जाम, इन योर एक्चुअल बोर्ड एग्जाम, डोंट डू ऑल ऑफ दैट. सो दिस इज हाउ द पेपर इज गोइंग टू बी देयर फॉर यू. ठीक है, और बिल्कुल उसी तरह की इंस्ट्रक्शंस, उसी तरह की डिटेल्स हमने इसमें शोकेस करी हैं जो कि CBSE के पेपर में होती हैं. ताकि कई बार होता है ना, ये पहली इतनी लंबी चौड़ी शीट देख के बंदा डर जाता है कि यार पता नहीं पहले ये भी पढ़ना था, इसमें मैंने सही पढ़ा या नहीं पढ़ा. तो अभी पढ़ लो. गिव अ टेस्ट, प्रैक्टिस इट एंड मेक योरसेल्फ वेरी कंफर्टेबल. ठीक है, अब उसके बाद देखो इस तरह की एक मार्किंग शीट होगी. डिफरेंट सेक्शंस हैं हमारे, section A, B, C, D, and there are different questions, so you will be marked for each of these questions. ठीक है, हर क्वेश्चन के आपको मार्क्स दिए जाएंगे. आपको पूरी, जैसे 36 क्वेश्चन इसमें देख लो, पूरी एग्जैक्ट साइंस की जो है पैटर्न हम इसमें रेप्लिकेट करेंगे. देन यू गेट योर टोटल मार्क्स एंड देन यू सी दिस इज अ मैक्रो कमेंट सेक्शन. तो इवैल्यूएशन पैरामीटर उसी तरह से जैसे CBSE ने बनाए हैं, हमने थोड़े और डिस्क्रिप्टिव बनाए हैं बिकॉज वी वांट टू बी अ लिटिल बिट मोर स्ट्रिक्ट देन CBSE so that you are ready to handle that board ka exam and where the pressure will also be more for you. So we have conceptual competence, we have content competence. ठीक है, कंटेंट आपका सही है, कॉन्सेप्ट सही पकड़ा या नहीं, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आपने अच्छे से लिखा है, स्ट्रक्चर या प्रेजेंटेशन कैसी है आपकी, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंस. और उसके बाद एक डिटेल आपको मिलेगी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की, है ना. अगर हम आपको सिर्फ यही बताते रहें कि भाई ये बहुत अच्छा किया या सिर्फ ये बताएं कि ये बहुत बुरा किया, दैट डजंट हेल्प. सो वी टेल यू व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स. इन दीज मैक्रो कमेंट्स वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन, क्योंकि आप देखो ये बहुत डिटेल में लिखा है, तो इसमें यही है कि क्या क्या आप सही कर रहे हो ओवरऑल. ठीक है, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू नो नेविगेट योर प्रिपरेशन. उसके बाद एंड वेयर डू यू नीड टू इम्प्रूव और एडिशनल इनपुट क्या आप कर सकते हो, क्या क्या चेंज आप कर सकते हो, क्या क्या बेटर कर सकते हो. राइट, ये मैक्रो कमेंट्स रहेंगे. इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस की बात की है, देखो पूरा डिटेल. एंड देन ऑफ कोर्स विद ईच क्वेश्चन ये देखो आप पैटर्न ऐसा ही है, दोनों साइड मार्जिन्स हैं, रूल्ड शीट्स हैं जैसे आपको एग्जाम में लिखना है. इट गिव्स यू अ रियल एग्जाम फील. और हर क्वेश्चन के साथ भी आपको कमेंट मिले. ये हो गए माइक्रो कमेंट. तो माइक्रो कमेंट क्या हुआ कि भाई इस क्वेश्चन में क्या और लिख सकते थे. राइट, इस क्वेश्चन में अब रीजन नहीं दिया तो रीजन आपको लिख के मिल गया. हर क्वेश्चन में इस तरह से आपको कमेंट्स मिलते रहेंगे और हर क्वेश्चन के मार्क्स आपको यहाँ पे मेंशन्ड मिलेंगे. सो आप बहुत अच्छे से असेस कर सकते हो दैट यू नो हाउ यू आर डूइंग थिंग्स और हाउ यू कैन डू बेटर. और इससे हमें चैप्टर्स का भी पता चल जाएगा कि भाई इस चैप्टर में मेरी गड़बड़ हो रही है, इस चैप्टर का शायद मुझे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ नहीं आया. देन यू गो बैक एंड यू डू दैट. ओके, सो एवरीथिंग दैट यू हैव टू अप्लाई, that you have to apply making diagrams, you have to apply charts, you have to practice, you have to think about your speed. You do that in the test series. You practice that, you get a score
और उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि भाई हमने पढ़ लिया, मैक्रो कमेंट पढ़ लिया, माइक्रो कमेंट पढ़ लिया, पर अभी भी ऐसा लग रहा है कि यार अब ये तो समझ नहीं आ रहा कि करूं क्या. ठीक है, तो फिर बात करो. We have mentors. We are going to be guiding you throughout this process. You can fix a one-on-one appointment. फोन करो. अब सब चीज जो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है. आप ये एक्सरसाइज ऑफ राइटिंग द टेस्ट, यू कैन डू इट ऑफलाइन एट द टेस्ट सेंटर, या फिर आप ऑनलाइन कर सकते हो. टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और योर सिबलिंग्स को बोलो भाई मुझे टेस्ट लिखना है, 3 घंटे के बाद आके आप मेरा पेपर ले जाना. घर पे भी आप कर सकते हो इफ यू नो यू कैन नॉट लाइक मूव आउट. सो ऑप्शंस आर देयर. ठीक है, तरीके सब हैं आपके पास, रिसोर्सेज सब हैं. आपको बस ये पता होना चाहिए कि उनको यूटिलाइज कैसे करना है. राइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट यू शुड बी एबल टू यूटिलाइज योर strengths, benefit from them and do a really good job. And what is that good job? That good job is getting 80 marks in science, right? Or if I talk just about biology, so maybe 28 out of 28 in biology. So this is a wish from the side of biology. With my 1 heart, 2 eyes, 5 liters of blood, 206 bones, 1.2 million red cells, 60 trillion DNAs. I wish you all the best. Have a great exam. Start studying smartly, start practicing writing answers. And I'm going to end my session here, and we will continue with the next 2 sections, that is physics and chemistry. Thank you everyone.